अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख ज्योति गैरोला ने अलग अलग मंडलों में किया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का प्रथम चरण पूरा होने के बाद दूसरा चरण शुरू हो गया। वहीं प्रथम चरण 4 नवंबर तक चला और इसमें 103 मंडलों में 7,000 मंडल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं द्वितीय चरण में 149 मंडलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनमें 13,000 से अधिक मंडल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये प्रशिक्षण 12 नवंबर तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का मंडल प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है, जिसका प्रारंभ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने चंपावत से किया और साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजय कुमार जी और प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख श्री ज्योति गैरोला जी ने अलग अलग मंडलों में भी इसका शुभारंभ किया। इस चरण में 149 मंडलों में प्रशिक्षण दिया जाना है और इसमें जो कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जाएंगे उनकी अनुमानित संख्या 13,000 है। पहले चरण में 103 मंडलों में प्रशिक्षण पूरा किया गया और उसमें 7,000 कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए गए। और उत्तराखंड में मंत्री और नौकरशाही के बीच आपसी सामंजस्य न होने के कई मामले सामने आ गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार में मंत्रियों को राजकाज करना नहीं आता। लिहाजा जनता बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तनातनी होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए काफी है। वहीं सांसद अजय भट्ट का कहना है कि सरकार और नौकरशाह के बीच में आपसी सामंजस्य होना चाहिए। यदि किसी मंत्री या विधायक के बीच बात नहीं हो रही है या कोई अधिकार नहीं है मान रहा है तो ये असक्षम है। वहीं अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, जिससे कि राज्य में विकास कार्यों को तेजी से किया जा सके। मंत्रियों की बात को जो जायज बात है उसको मानना कर्तव्य होता है ब्यूरोक्रेट का। अगर कोई नहीं मानता है तो वो अक्षम्य है। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। अगर मंत्री कह रहा है मेरे पास आइए, कल को मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन लगने से पहले सारे विभाग के लोग और सचिव लोग आते हैं, उसमें कोई नहीं आता है तो ये तो बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। अगर कोई मंत्री ये कहता है कि भाई मुझे कहीं से ये करो, मुझे इसमें लाभ होगा, मेरे रिश्तेदारों का लाभ होगा, ऐसा आदेश निकालो, जो आदेश गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो वो भी गलत है। इसलिए सामंजस्य से ही सब काम होते हैं। अब ये मंत्री जाने की उनकी बात क्यों नहीं सुनते। हमें कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, ना कांग्रेस के जमाने में ऐसी घटनाएं हुई। तो ये सरकार चलाना नहीं जानते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जनता बदलाव को तैयार है, अगली सरकार बदल जाएगी। तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि हमारे बिल के? मुख्यमंत्री को सब बात पता होनी चाहिए। वहीं हर्ष हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, उत्तराखंड सरकार और अधिकारियों के बीच बातचीत नहीं बन रही है और इसे लेकर अब विपक्ष ने भी इस पर निशाना साधा है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में नौकरशाहों की, तो वह इस सरकार में लंबे समय से यही आरोप लगते रहे हैं कि नौकरशाह बेलगाम हो गई है। सरकार के मंत्री ने खुद यह बात कही है कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद अब विपक्ष ने भी एक बार फिर से नौकरशाही को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का कहना है कि अगर सरकार के मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा। तब ऐसे समय में जनता का सरकार से विश्वास उठ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अजय भट्ट का साफ तौर से कहना है कि जो नौकरशाह होते हैं और मंत्री होते हैं, दोनों संविधान के रक्षक होते हैं। अगर इन दोनों में तालमेल नहीं बन पा रहा तो वो गलत है। जहाँ तक उनका यह भी कहना है कि मंत्री सरकार का अंग होता है, वो सरकार चलाता है। नौकरशाह को भी यह बात समझनी होगी कि मंत्री के जो भी निर्देश है उसका वो पालन करे। लेकिन नौकरशाह को यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मंत्री के कोई ऐसा आदेश जिसमें उसके व्यक्तिगत निजी लाभ हो, उसको ध्यान में रखते हुए नौकरशाह को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल हर्ष, देखिए सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच बात नहीं बनना कहीं न कहीं सरकार की नाकामी को भी दर्शाता है। जी देखिए, अगर नाकामी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने कई बार यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं उनके द्वारा कि नौकरशाही पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है। लेकिन उसके बाद भी मंत्री जिस तरीके से भरी बैठकों में मंत्री और अधिकारियों के बीच तनातनी होती है, विधायकों के बीच तनातनी होती है, तो उसको देखकर साफ तौर से यह जरूर लगता है कभी कभी कि नौकरशाही बेलगाम है और वह सरकार की सुन नहीं रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए।
चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। देश भर में कोरोना संक्रमण के बीच त्योहार सीजन भी चल रहा है। वहीं अब दीपावली को लेकर शासन और प्रशासन सख्ती से दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर देहरादून पुलिस ने भी एक नई गाइडलाइन जारी की है। देहरादून के कप्तान अरुण मोहन जोशी ने जिले के होटल, रेस्टोरेंट और बार, कैफे और मिठाइयों की दुकान के संचालकों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसका पालन करने की जिम्मेदारी डीआईजी ने थाना प्रभारियों को दी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कोई संचालक आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। युगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। युगेश, त्योहारी सीजन है और इसे लेकर अब सख्त गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं डीआईजी की ओर से, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का जो है संक्रमण अभी भी लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है मामले सामने आते जा रहे हैं और ऐसे समय पर ही जो है त्योहार भी आ रहे हैं। और जब खास बात जब दीपावली की बात की जाती है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद अब दीपावली है, तो उसको लेकर व्यापारी भी जो है काफी उत्सुक नजर आते हैं। खासतौर पर मिठाइयों की दुकानों की बात करें या फिर ऐसी दुकानें जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे जगह में संक्रमण फैलने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को देखते हुए जब हम बात करते हैं देहरादून कप्तान की, तो उन्होंने पूरे जिले में जो है एक निर्देश, एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोई भी दुकानदार जो है अपने यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना होने दे। साथ ही जो है कोशिश ये करे कि किसी भी तरह से जो है संक्रमण न फैले। और खास सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सख्त निर्देश इस बात के दिए हैं कि अगर कोई दुकानदार किसी भी तरह से कोताही जो है वो बरतता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए जिस तरह से आपने खुद बताया कि इसके लिए बाकायदा जो है थाना जो अध्यक्ष है उनको कहा गया है कि आप लोग इस पे नजर रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, उसके बाद ये दिशा निर्देश दिए गए, तो इनका पालन करना भी जो है वो आम लोगों को लिए भी जरूरी है। जी बिल्कुल। युगेश, ये भी बताइए, क्योंकि देखिए दीपावली बेहद करीब है और ऐसे में अब ज्यादा संख्या में लोग बाजारों में आएंगे, तो प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल, पिछले बार भी देखा गया, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार भी त्योहार रहे तो लोग बहुत ज्यादा जो है वो बाहर निकल रहे हैं, लगातार जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। और दीपावली में तो लोग बाजार बहुत ज्यादा जाते हैं। ऐसे में देखते हुए कि जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाजारों में भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल लगाया जाए, कोशिश ये किया जाए कि देखा जाए, व्यापार मंडल से भी बातचीत की जाए कि जो दुकानें हैं उन दुकानों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। कोशिश ये किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा अगर 2 से 3 लोग जो है अगर छोटी दुकानों में और 5 से 10 लोग जो है वो अगर बड़ी दुकानों में जा रहे हैं तो इतना ही सीमित रहे। ये सारे दिशा निर्देश लगातार जो है ये गाइडलाइन जारी करवाई जा रही है पुलिस द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड जो पुलिस विभाग में लगातार प्रमोशन का दौर जारी है। इसी बीच अब उत्तराखंड पुलिस ने सिपाहियों की भर्तियां खोलने का फैसला किया है। इसके तहत जल्द ही 1500 पदों में सिपाहियों की भर्ती निकाली जाएगी, जिससे प्रदेश में पुलिस प्रशासन के अंदर हो रही सिपाहियों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा के अंतर्गत कई पदों पर नौकरियां निकाली हैं। समूह गा के अंतर्गत इस बार छात्रावास अधीक्षक के 3 पद, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी का 1 पद, वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पद, उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी के 4 पद, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत 1 पद और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए 292 पद सहित अलग अलग विभागों में कुल 854 पद निकाले गए हैं। वहीं अतिक्रमण के कारण कोटद्वार में यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है, जिसके कारण कोटद्वार शहर में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है। इसी को देखते हुए उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के साथ ही अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है और तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया है कि दिवाली का त्योहार है और इसे देखते हुए ये अभियान चलाया गया और आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोटद्वार में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हावी नहीं होने दिया जाएगा, जिससे आमजन को असुविधा का सामना करना पड़े। जिस तरह से नजदीक आता जा रहा है और तो सड़कों पे अतिक्रमण भी बढ़ने लगा है, इसको लेकर के पहले ही ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए निर्देशित किया गया है सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं
और इसमें आज खुद मेरे द्वारा भी पुलिस विभाग में सीओ साहब के साथ मिलकर एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन अभियान चलाया गया था। इसमें खास तौर से जो लोग मार्केट में आ रहे हैं और उनको वाहनों को पार्किंग करने में असुविधा हो रही है, इसका कारण है कि अनेक दुकानदारों द्वारा जो दुकान के आगे का जो पार्किंग स्थल है उसको वहां पर अपना सामान लगा करके उसका विक्रय किया जा रहा है। तो ऐसे करीब जो है 20 से अधिक दुकानदारों का चिन्हित किया गया, बाकायदा उनका चालान भी हुआ है। और अगर दोबारा इस तरह का उनके द्वारा अतिक्रमण पाया जाता तो फिर इसमें फिर और अधिक कठोर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और ये अभियान अभी त्योहारी सीजन के बाद भी लगातार चलेगा। वहीं नगर निगम रुड़की के सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट के साथ 3 दिन पहले छबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा किए गए गलत व्यवहार को लेकर मेयर और पार्षदों ने अब विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते आज नगर निगम में पार्षदों ने एक बैठक भी बुलाई, जिसमें निगम के मेयर भी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में विधायक के व्यवहार को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। साथ ही बता दें कि 3 दिन पहले कृष्णानगर में एक पार्क और सड़क का उद्घाटन मेयर गौरव गोयल के द्वारा किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक देशराज कर्णवाल को नहीं बुलाया गया था, जिस पर विधायक ने नगर निगम पहुंचकर सहायक नगर अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। वहीं आज पार्षदों ने नगर निगम सभागार में एक बैठक बुलाई, जिसमें जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद तय किया गया कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। सदन के पदेन सदस्य हैं, एक विधायक होने के नाते मात्र वो सार्वजनिक रूप से जब तक इस सदन से माफी नहीं मांगेंगे, सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने माफी नहीं मांगेंगे, अपने द्वारा कृत्य पहली मीटिंग में जिस प्रकार उन्होंने गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, मेरे से माइक छीनने का प्रयास किया, सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। निश्चित रूप से अगर किसी पे सुई के बराबर भी कोई उंगली उठाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा परिवार नगर के विकास के लिए बिना तनख्वाह के चुन के आए हुए हैं। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जन सेवा के बिना तनख्वाह के चुन के आया हुआ है, लाखों रुपए फंड के उसके बाद पेंशन के नहीं मिलते, और अगर इस तरीके की बदतमीजी करेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, छबरेड़ा विधायक के साथ जो व्यवहार किया गया, गलत व्यवहार, उसे लेकर पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी, अगर बात की जाए रुड़की नगर निगम के सहायक अधिकारी चंद्रकांत भट्ट के साथ में पिछले 3 दिन पहले हुई नोकझोंक में काफी किरकिरी हुई थी। उसके बाद एक वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद आज नगर निगम ने एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी पार्षद और मेयर गौरव गोयल हुए, लेकिन उन्होंने उनका एक कहना है कि इतना तक विधायक जी माफी नहीं मांगेंगे, इतना तक अब किसी भी कार्य को नहीं करने देंगे और न ही विधायक जी को अपनी कमेटी मीटिंग में आने दिए जाएंगे। अगर बात की जाए विधायक जी सुर्खियों में रहने का एक बड़ा शौक है, क्योंकि पहले कुंवर पन्नू जी के साथ में इनका ऐसे इसी प्रकार से घटनाक्रम हुआ। उसके बाद ये नगर पंचायत छबरेड़ा में भी इस प्रकार की घटना की। उसके बाद अब बात की जाए रुड़की में पिछले 2 महीने बाद पहले भी इसी प्रकार की घटना की गई थी। उसके बाद भी अगर बात की जाए तो रुड़की में दबंगता दिखाते नजर आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकने के ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। आगामी सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने त्योहार मनाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूँ अभूतपूर्व है।
प्रशंसनीय। सरकार ने प्रदेश में कोविड के दूसरे उछाल को रोकने के लिए समय समय पर RT-PCR एवं एंटीजन परीक्षण सुनिश्चित करना, सैंपल संग्रह के कार्य को ध्यानपूर्वक एवं सावधानी से करना, कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए औसतन 25 लोगों की जांच करना सुनिश्चित किया है। घर घर तक इसके बचाव के तरीकों का प्रचार करने, जिसमें मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से जुड़ी नई जानकारी दी जा रही है। राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2 और 2.3 के आसपास है। रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड के इंतजाम किए हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी भी नियमित समय पर जांच के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर विजय है उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबर में आगे बढ़ेंगे। जिला अस्पताल गांधी शताब्दी में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने से यहां की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दरअसल जिले के सबसे बड़े अस्पताल दून में अभी तक सभी ओपीडी न खुल पाने के कारण मरीज अपना इलाज करने के लिए कोरोनसेन अस्पताल और गांधी शताब्दी का रुख कर रहे हैं। वहीं कार्यवाहक CMS डॉक्टर मनोज उप्रेती का कहना है कि शासन से अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की गई है, जिससे सफाई व्यवस्था सही की जा सके। गांधी शताब्दी अस्पताल में कोविड काल के दौरान दून चिकित्सालय के बंद होने से सारा का सारा दबाव जो था वो गांधी शताब्दी पे आ गया। तो अब हो क्या रहा है कि गांधी शताब्दी चिकित्सालय में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली जा रही है प्रतिदिन, और जितना ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी उतना ज़्यादा गंदगी होगी। तो हमें इस समय जो है लोगों की ज़रूरत है, हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शासन से, प्रशासन से, अपने डायरेक्टरेट स्तर पर मांग कर रहे हैं कि हमें कर्मचारी जो है कुछ उपलब्ध कराए जाए, जिससे कि हम अपनी कार्य प्रणाली को और बेहतर कर सकें। हमें वहाँ पर सहायता मिले इसकी, क्योंकि हमें इन सब की बहुत ज़रूरत है। और पौड़ी में हमारी खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि हमने प्रमुखता से दिखाया था कि छात्रों की सुरक्षा को दाव में रखकर किस तरह से जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने स्कूल खोलने के बाद भी कोरोना संदिग्ध कैदियों को राजकीय इंटर कॉलेज ओजली में रखा हुआ था, जिस पर स्कूल की कक्षाएं बाहर फील्ड में संचालित की जा रही थी। छात्रों की दिक्कतों को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब जेल प्रशासन ने कैदियों को स्कूल से हटाकर अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिया है। वहीं स्कूल को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जेल प्रशासन ने बताया कि जिला प्रशासन से मिले आदेश के बाद कोरोना संदिग्ध कैदियों को अस्थायी स्कूल से हटा दिया गया है। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने खबर को प्रमुखता से दिखाने पर APN का धन्यवाद किया है। 4 तारीख की शाम को SDM साहब का आदेश हुआ था, तो कल दिनांक 5 तारीख को सभी कैदियों के यहाँ से हाट बाजार में शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ स्कूल की जो चाबियां थी और कक्ष सब उनके प्रधानाचार्य को सुपुर्दगी भी दे दिया गया है। सैनिटाइजेशन भी करा दिया गया है। आपकी खबर का ये असर है कि जो है कल जेल जो है यहाँ से शिफ्ट हो गई है और आज जो है सैनिटाइजेशन कार्य हो रहा है। और हमारे बच्चे भी बहुत खुश थे कल जब वो देख रहे थे, तो मैंने उनको ये कहा कि आप जो है कल से हमें जो है कमरे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा जो है हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी इसमें बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब ये जो है 2-3 दिन हमें जो है सैनिटाइजेशन का मिल गया है और उसके बाद जो है हम विधिवत जो है हमारी कला से। ड्रैगन की चालबाजियों से आज पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान को तो परेशान करने के ड्रैगन आए दिन हथकंडे अपनाता रहता है, इस बात को हम सब जानते ही हैं। लेकिन शायद ड्रैगन अब बेजुबान पक्षी पर भी ड्रैगन के राज से हिंदुस्तान की तरफ रुख करने लगे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर्दियां शुरू होते ही हर साल उत्तराखंड में दूर 7 समुद्र पार से बड़ी तादाद में पक्षी हिंदुस्तान का रुख करते हैं। इनमें से ज्यादातर पक्षी साइबेरिया से आते हैं, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में ये पक्षी तिब्बत से पहुंच रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि पक्षी भी ड्रैगन से परेशान हैं? क्योंकि जिस तरीके से चाइना के लोग कोई भी जीव खाने के लिए जाने जाते हैं, तो लगता है कि ये पक्षी भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं।
देखिए, जैसे जैसे यूरोप, कनाडा, साइबेरिया और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पड़ जाती है तो जो प्रवासी पक्षी हैं जो पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो माइग्रेट करके भारत और एशिया के क्षेत्रों में पहुंचते हैं, क्योंकि इस समय उनको भोजन की आवश्यकता के लिए इधर माइग्रेट करने की जरूरत होती है। तो हमारे आसपास तुमड़िया जलाशय है, बौर, हरिपुरा या कोसी बैराज या रामगंगा नदी में काफी प्रवासी आ रहे हैं और ये आकर्षण का केंद्र भी हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो भी इनको देखकर आकर्षित होते हैं। पर्यटन भी इससे बढ़ता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी इससे मिलता है। सर्दियां शुरू होते ही कॉर्बेट लैंडस्केप के जलाशयों में साइबेरिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। कोसी नदी, रामगंगा नदी समेत आसपास की नदियों और जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। जलाशयों में अटखेलियां करते परिंदों के दीदार को पक्षी प्रेमी और सैलानी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट लैंडस्केप में 550 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन सर्दियों में सुरखाब, वॉल क्रीपर, ब्लैक स्टॉक, पिनटेल, कॉरेंट समेत तमाम किस्म के परिंदों के पहुंचने से कोसी, रामगंगा नदी, भोगपुर बौर और हरिपुर जलाशय गुलजार हो गए हैं। गौरतलब है कि प्रवासी पक्षी कॉर्बेट पार्क घूमने आने वाले वर्ल्ड वॉचर की पहली पसंद होते हैं। सुरखाब यानी रेड सेल डक का आकर्षण सबसे ज्यादा रहता है। ये विदेशी मेहमान भोजन और प्रजनन के लिए सैकड़ों मील का सफर तय करके ठंडे देशों से यहाँ पहुँचते हैं। इस समय कोसी नदी में कई मेहमान पक्षियों के करलब से वातावरण गूंज रहा है। देखिए, रामनगर का क्षेत्र कोसी जो रिवर है हमारी, उसमें सर्दियां प्रारंभ होने पर प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो जाता है और ये ठंडे इलाकों से आती हैं और ये अब गर्मियों तक इसी क्षेत्र में रहेंगी। और आजकल कई किस्म के जो प्रवासी हमारे पक्षी हैं उनको देखने के लिए भी लोग कोसी बैराज जो पार्क वहाँ बना हुआ है वहाँ से उसको देखते हैं। और क्योंकि ये पर्यटन का क्षेत्र है तो यहाँ पे पर्यटक आकर इसका काफ़ी आनंद लेते हैं। रामनगर वन प्रभाग द्वारा जो है 10 अभी जो हमने बर्ड ट्रेल भी खोले हुए हैं क्योंकि यहाँ पक्षियों की काफ़ी अच्छी संख्या है। तो ये काफ़ी स्थानीय लोगों के लिए भी इससे रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रवासी पक्षियों के उत्तराखंड पहुंचने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी खुश हैं। इन पक्षियों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों की संख्या में भी हर साल इजाफा हो रहा है। लेकिन बड़ी तादाद में पहुंच रहे इन मेहमान पक्षियों की सुरक्षा भी वन महकमे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन महकमे के अलावा स्थानीय जनता को भी आगे आना होगा, तभी हमारे प्रवासी मेहमान हमारे घर में चैन से रह सकेंगे। रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट। केदार घाटी में एक और ताल को खोजा गया है। पर्यटकों और ट्रैक्टरों की नजरों से अब तक दूर इस ताल का नाम पया ताल है, जो केदारनाथ से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में 2 स्थानीय युवकों ने इस ताल को ढूंढ निकाला है। ये खबर देखिए। उत्तराखंड को कुदरत ने कई नायाब तोपों से नवाजा है। यहाँ की सुंदरता में पहाड़, घाटियाँ, जंगल, जंगली जानवर और हिमालय तो 4 चांद लगाते ही हैं। यहाँ के खूबसूरत ताल भी इसकी खूबसूरती में निखार लाते हैं। हाल ही में पर्यटकों ने केदार घाटी में एक और ताल की खोज की है। उनकी माने तो सुमेरु पर्वत की छाया में इस ताल की सुंदरता में 4 चांद लगते हैं। दरअसल हाल ही में 2 स्थानीय युवक संदीप कोहली और तनुज रावत अपने 2 साथियों के साथ केदारनाथ गए थे। वहाँ से ये लोग वासुकी ताल पहुँचे, जहाँ पर उनको स्वामी बलराम दास मिले, जो वहाँ एक छोटी सी गुफा में साधना कर रहे थे। यूँ तो बाबा बीते 5 सालों से गरुड़ चट्टी में रह रहे हैं, लेकिन साल में कुछ दिनों के लिए वो साधना के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने युवाओं को बताया कि दूध गंगा घाटी में एक भव्य ताल है, जिसके बारे में किसी को अब तक जानकारी नहीं है। करीब 3 साल पहले वो पहली बार पैया ताल गए थे। इसके बाद संदीप और तरुण वासुकी ताल से करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 2 घंटे में पैया ताल पहुँचे। जी, हम केदारनाथ गए थे यात्रा पे, तो हमने वासुकी ताल में ट्रैकिंग का विचार रखा था। तो हम जब सुबह 5:52 पे लगभग हमने केदारनाथ से ट्रैकिंग शुरू की थी और काफ़ी लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हमें वासुकी ताल मिला और हम वासुकी ताल में काफ़ी देर तक घूमे, हमने फ़ोटोज़ ली। तो हम उस ताल का राउंड लगा ही रहे थे कि तभी हमें एक बाबा जी मिले जो कि वहाँ तपस्या कर रहे थे और न्यूज़ द्वारा हमें पता चला कि उन बाबा का नाम श्री बलराम दास जी था। तो उन्होंने कहा अगर तुम पहाड़ से हो और चलने का सामर्थ्य है और चल सकते हो तो इस ताल से लगभग ऊपर इतना ही बड़ा दूसरा ताल भी है और उन्हीं से हमें पता चला कि उस ताल की डिस्टेंस लगभग 6-7 किलोमीटर है और हमें वहाँ लगभग 1-1.5 घंटा लगा पूरा चलने में चारों को। जब हम चारों ऊपर पहुँचे तो हमें वाकई में एक दूसरा ताल मिला जो कि वासुकी ताल से लगभग उतना ही था
और हमने उस ताल के चारों ओर ब्रह्मकमल, फैन कमल, भृंगराज, कई प्रकार की जड़ी बूटियां थी। उन्होंने बताया कि सुमेरु पर्वत की छाया इस ताल की सुंदरता पर चार चांद लगा रही है। ये झील शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ये ताल समुद्र तल से करीब 4135 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल के बारे में वन महकमे के अलावा भू वैज्ञानिकों को भी पता नहीं था। इस ताल की दूरी वासुकी ताल से करीब 8 किलोमीटर की है। साथ ही ये एक बड़े भूभाग में फैला साफ पानी से लबालब ताल है और इस ताल की सतह भी काफी मजबूत नजर आ रही है। केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि केदारनाथ वैली में काफी ताल विकसित है। इनमें एक प्रसिद्ध वासुकी ताल है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैकरों ने एक नया ताल खोजा है। ये एक पुराना ताल है जहाँ जाने का कोई पैदल रास्ता नहीं है। इस ताल के आसपास अन्य ताल भी है। जल्दी ताल का भ्रमण कर पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। केदारनाथ वैली में काफी ताल जो है वो स्थित हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध ताल वासुकी ताल है। अभी रिसेंटली वासुकी ताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ट्रैकर्स द्वारा एक नया ताल खोजा गया जिसका नाम पहिया ताल है। उसी के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो पहिया ताल है वो एक पुराना ताल है और क्योंकि पहिया ताल तक कोई भी जो है पैदल मार्ग अभी नहीं है वासुकी ताल से या केदारनाथ से, इसीलिए संभवतः ट्रैकर्स या जो पर्यटक हैं उनकी नज़रों से ये ताल बचा रहा। बट ये एक पुराना ताल है और उसके अलावा पहिया ताल के आसपास और भी कुछ प्रसिद्ध ताल हैं जैसे गतोड़ी ताल और चोरबारी ताल। उत्तराखंड में मौजूद नायाब धरोहरों की अगर सरकार और स्थानीय लोग सलीके से देखरेख करें तो पर्यटन के जरिए कुदरत की ये सौगातें न सिर्फ स्थानीय लोगों की आय का जरिया बन सकते हैं बल्कि इस प्रदेश को एक नई पहचान भी दिला सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि कुदरत की नायाब धरोहरों को संजोया जाए और सलीके से इनका प्रचार प्रसार भी किया जाए। रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। आगामी सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने त्योहार मनाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूँ अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय। सरकार ने प्रदेश में कोविड के दूसरे उछाल को रोकने के लिए समय समय पर RT-PCR एवं एंटीजन परीक्षण सुनिश्चित करना, सैंपल संग्रह के कार्य को ध्यानपूर्वक एवं सावधानी से करना, कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए औसतन 25 लोगों की जांच करना सुनिश्चित किया है। घर घर तक इसके बचाव के तरीकों का प्रचार करने, जिसमें मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से जुड़ी नई जानकारी दी जा रही है। राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2 और 2.3 के आसपास है। रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड के इंतजाम किए हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी भी नियमित समय पर जांच के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर विजय है उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री।
APN Global Film and Media Institute. Admission open. लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। इस कार्य